नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और आज स्वदेश न्यूज में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उस शख्स से आपको मिलाएंगे जिसे कहना चाहिए कहीं ना कहीं वो पीड़िता जो लव जिहाद का नाम कि आखिरकार सिर्फ सुना जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन जिस पर बीतती है वो खुद बयां करेंगी यहाँ पर अपनी कहानी। स्वदेश न्यूज के इस माध्यम से निश्चित तौर पर उस पीड़िता को न्याय मिले, ये हम सब चाहेंगे। लेकिन देखिए, बहुत बड़ी बात है कि आखिर ये लव जिहाद क्यों बढ़ रहा है, कौन इसको शरण दे रहा है, और यदि नहीं दे रहा है तो फिर इतनी कंप्लेंट्स होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं होती है। जो पीड़िता हमारे साथ हैं उन्होंने भी कंप्लेन की है। 7 साल से एक संघर्ष के तौर पर उस पीड़ा का, उस दर्द को झेल रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं हुआ। ये वो सारे सवाल हैं जो जिम्मेदार लोगों तक जाने चाहिए और आखिरकार उस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। तो आपको बता दें, लव जिहाद पर हमारे साथ, क्योंकि 7 साल का जो संघर्ष, जो दर्द उन्होंने सहा, वो पीड़िता हमारे साथ हैं। स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो बहुत स्वागत। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अध्यक्ष हैं संस्कृति बचाओ मंच के चंद्रशेखर तिवारी जी, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी, बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, ये महज एक चर्चा नहीं है, एक ऐसी बातचीत है, एक पीड़िता का दर्द है जो जिम्मेदारों तक पहुंचाना है। और आखिरकार जो कुछ भी हुआ है, लव जिहाद, ये छोटा सा विषय नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है और उन लोगों को सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाना चाहिए प्रशासन को, जो गलत तरीके से एक लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। क्या हुआ, एक 7 साल का संघर्ष कहां से शुरू हुआ और अब तक न्याय नहीं मिला है? जी मैडम, मैंने 2012 में मैडम, वो मैं स्कूल जाती थी तो मुझे आए दिन परेशान करते रहता था मैडम। तो परेशान करते रहता था, मैं स्कूल पढ़ने जाती थी, मेरा पीछा करता था, आए दिन आके मुझे परेशान करता था। मेरे मना करने के बावजूद भी वो मुझे परेशान करते रहा। फिर भी वो नहीं माना। पता नहीं कहाँ से उसे मेरा मोबाइल नंबर मिल गया मैडम। तो उसका नाम शफीक खान है मैडम। तो है ना, वो मुझे ना पता नहीं कहाँ से मोबाइल नंबर मिल गया। आए दिन मुझे फ़ोन लगा के परेशान करने लगा। मैंने उससे कहा कि मुझे परेशान मत करो, फिर भी वो करते रहा मैडम। फिर बार बार मुझे कॉल करने लगा। कॉल करने के बाद झूठे झांसे देने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ऐसा वैसा। और अपना नाम उसने मुझे हिंदू बताया था, सूरज विश्वकर्मा। और फिर है ना, वो मुझे मैडम कुछ दिन तक ऐसी बातचीत होने लगी मैडम हमारी। उसके बाद मैडम मेरी मम्मी काम करने जाती थी, तो मैडम 2012 में मैडम वो मुझे ना बुलाया, कहने लगा कि चल मैं तेरे साथ शादी करूँगा मैडम। मुझे अपने घर पर ले गया मैडम। मेरी मम्मी घर नहीं थी, वो मुझे अपने घर ले गया। ले जाने के बाद उसके घर वालों के साथ मुझे ना कोर्ट लेके गया मैडम। 10 रुपये की नोटरी पर उसने मुझसे शादी की मैडम। शादी करने के बाद जब उसने अपना नाम बताया शफीक खान, तो मैडम मैंने उससे कहा कि तूने तो मुझे अपना नाम सूरज विश्वकर्मा बताया था। तो मैंने उससे मना किया कि मैं मुस्लिम समाज में शादी नहीं कर सकती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है मैडम। तो ज़बरदस्ती उसने मुझसे है ना 10 रुपये की नोटरी पर शादी करी मैडम। और शादी करने के बाद मुझे भुसावल लेके चला गया मैडम। 5 साल में भुसावल में रही मैडम। भुसावल में भी बहुत अत्याचार करा मैडम, उसने मारपीट करी मैडम, ज़बरदस्ती बच्चे करवाए। मना करने पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला, बुरखा पहन, नमाज पढ़, ये दबाव डाला मैडम। मना करने के बावजूद भी मैडम वो मुझे आए दिन मारपीट करने लगा मेरे साथ। मारपीट करने के बाद फिर जैसे तैसे 5 साल के बाद मम्मी से बातचीत हुई मैडम, तो मम्मी वहाँ आई। मम्मी समझा बुझाकर मुझे भोपाल ले आई मैडम। अच्छा, इस बीच आपने अपने परिवार से कांटेक्ट रखा या परिवार से भी उन्होंने संपर्क नहीं करने दिया? नहीं, कोई संपर्क नहीं मैडम। 5 साल तक कोई संपर्क में नहीं थी। 5 साल के बाद मम्मी से बातचीत हुई। होने के बाद फिर मम्मी ने समझाया कि भोपाल चल के रहे, भोपाल में हम साथ रहेंगे तेरा, ऐसा वैसा मम्मी ने कहा। तो मैडम भोपाल आए, तब भी उसने मेरी मम्मी को नहीं बताया कि हम भोपाल आ रहे हैं मैडम। 3 महीने तक उसने अपने मुझे घर में रखा, अपनी माँ के इधर। और माँ के घर के रख के उसने ना ज़बरदस्ती मुझसे निकाह करवाया बंद कमरे में मैडम। ज़बरदस्ती मुझे से निकाह करवा के मुझसे धर्म परिवर्तन करने का कहा और नमाज़ पढ़ने का, बुर्खा पहनने का मना करने के बाद उसके घर वालों ने मेरे साथ मारपीट की। उसकी भाई ने, उसकी भाभी ने, उसके पापा ने ज़बरदस्ती मुझसे कहते हैं धर्म परिवर्तन कर, नहीं तो हम तुझे मार डालेंगे, ऐसा कर देंगे मैडम। मेरी मम्मी से कोई बातचीत नहीं करनी थी मैडम।
आए दिन वो है ना मुझे परेशान करते रहते थे वहाँ पर। फिर जैसे तैसे मैंने वहाँ से मम्मी को फ़ोन लगाया तो मम्मी ने कहा कि अब तू उसके घर वालों के साथ नहीं रहेगी, हाउसिंग बोर्ड पे घर ले। फिर मेरी मम्मी ने मुझे वहाँ पर घर दिलाया। तो उसके बाद भी वहाँ पर भी मारपीट करता था मैडम आए दिन। और उसके बाद फिर मैं 1 साल से अलग रह रही हूँ मैडम, तो अलग भी मुझे रहने नहीं दे रहा वो। आए दिन आके मुझे परेशान कर रहा है। मैं 1 साल से छोले थाने में कंप्लेंट कर रही हूँ, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वो लोग। आए दिन मुझे 1 साल से परेशान कर रहा है, तेजाब डालने की धमकी देता है। घासलेट का तेल डाला उसने मेरे ऊपर। पुलिस कार्रवाई करी, हमने छोले थाने में कंप्लेंट करी, पुलिस वालों ने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उस पर लिखवा लिया कि हम मेडिकल नहीं करवाना चाहते हैं। कोई मेडिकल नहीं करवाया पुलिस वालों ने मैडम। चलिए, तो देखिए सबसे बड़ा सवाल ये कि 7 साल से पीड़ा झेल रही हैं, परिवार से मिलने नहीं दिया, धर्म परिवर्तन के लिए जिद की गई, जो अत्याचार किया गया वो अलग, लेकिन बड़ा सवाल कि जब 1 साल हो गया और उसके बाद कार्रवाई की बात पर बिल्कुल शून्य है। क्या कर रही है पुलिस? क्या सो रहे हैं जिम्मेदार? यदि पीड़िता आती है, यदि अपनी पीड़ा बताती है, तो क्या कार्रवाई नहीं होना चाहिए? आपको बता दें कि संस्कृति बचाओ मंच ने एक बीड़ा उठाया है इस पीड़िता को इंसाफ दिलाने का, न्याय दिलाने का। और देखिए, जिस पर बीतती है वही इन सब चीजों को समझ सकता है। चंद्रशेखर जी, अब आगे इस पूरे मामले में लग रहा है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि वो खुद कह रही हैं 1 साल तो हो चुका है पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, मुझे लगता है कि प्रदेश में लव जिहाद की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। आप संज्ञान में लाइए कि जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ये कहना पड़ा कि मध्य प्रदेश में जो है, बीडी शर्मा जी ने कहा, मध्य प्रदेश में लव जिहाद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये घटनाओं की दिनों दिन पुनरावृत्ति बढ़ती जा रही है। आज हमारे हरिओम ठाकुर जी, जो कि धर्म प्रचारक हैं, उन्होंने हमें यह जानकारी दी और उनके संपर्क में ये लड़की आई है। उस लड़की ने उनसे अपनी पीड़ा कही। उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने कहा कि हम मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया जो है वो तीसरा स्तंभ है, और मीडिया जब बात को कोई उठाता है तो स्वाभाविक है कि उसमें न्याय की एक हमारे को उम्मीद जागती है। आज इस लड़की के साथ हमने टीआई साहब को अभी फ़ोन किया तो टीआई साहब की मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है। टीआई साहब कहते हैं कि वो लड़की गलत है, गंदी है वो। मतलब उनने जो शब्दों का उपयोग किया मैं उसको कहना नहीं चाहता, किसी की भी बच्ची हो। आप कह रहे हो कि साहब वो तो उसने उसको मारा है। आप मुझे बताइए राखी जी, क्या अगर मेरे को कोई व्यक्ति मारने आएगा तो मैं उसके लिए आरती और तिलक की थाली लेके खड़ा रहूंगा? रिटर्न तो मैं दूंगा ना। अगर अपने बचाव के लिए लड़की ने उसके ऊपर हाथ उठाया तो आप कह रहे हो उसने सर फोड़ दिया। आप इतना पक्ष क्यों ले रहे हैं इस लड़की? दूसरी चीज, यह अनुसूचित जाति की बालिका है। अनुसूचित जाति का एक्ट भी इसके ऊपर लगना चाहिए था, वो एक्ट नहीं लगाए गए। हल्की धाराओं में लगाकर और मुचलका कर दिया गया। 15 मिनट में अगला जो है मुजरिम वहां से चला गया। तो मुझे कहीं ना कहीं ये संदेह उत्पन्न होता है। और आज लव जिहाद की इसके साथ ये स्वयं स्वीकार कर रही कि हम बच्चे नहीं चाहते थे, लेकिन 2 बच्चे हैं। टीआई साहब ने ये भी बोला कि साहब 7 साल हो गए शादी को। नोटरी की कोई शादी 10 रुपए के स्टाम्प पे कोई शादी होती है? कोर्ट में हम जब जाते हैं तो कोर्ट में व्यवस्थित रूप से लड़की के और लड़के के माता पिता को बुलाकर शादी की जाती है। ये लव जिहाद की घटना आपके सामने है। इंदौर का जिम ट्रेनर एक जर्दा मालिक की पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर और उसकी बाद में लाखों रुपए वसूल करके और उसकी बाद में हत्या कर देता है। सतना की घटना अभी तत्काल की है, 3 दिन ही नहीं हुए उसको। उसमें भी आपने देखा कि एक नाबालिग के साथ यौनाचार करके, और वो भी लव जिहाद की घटना थी। प्यारे मियाँ वाली घटना में आप देखेंगे तो बच्चियां जो है, नाबालिग बच्चियां, अधिकतर बच्चियां हिंदू हैं, जो कि उसे अब्बू कहती थी। अब्बू का मतलब मुसलमानों में पिता होता है, और हमारे यहाँ पिता तो पालनहार होता है। ऐसा कैसा अब्बू जो कि यौनाचार उन बच्चियों से कुछ कुछ खिला के कराता था। ऐसी घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही है। हम शासन से, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, जिनकी की सभी भांजियां सभी भांजे हैं, वो मामा कहलाते हैं, मुझे लगता है, और माननीय हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, हम उनके पास जब भी कोई आवेदन लेके गए उस पर तुरंत कार्रवाई हुई है। और ये आवेदन हम कल सभी को दे रहे हैं, इरशाद वली जी से लेकर सभी को हम ये ज्ञापन दे रहे हैं, इनके माध्यम से आवेदन दे रहे हैं। और शीघ्र मुझे लगता है कि जिस प्रकार का दंड इन लोगों को मिला है, जैसा कि उसका मकान ढहा दिया गया,
इनके खिलाफ भी इसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ये संस्कृति बचाओ मंच मांग करता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे धर्म प्रचारक हरिओम ठाकुर जी का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ऐसी बालिकाएं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ित है। हमारे जैसे सामाजिक संगठन जब इस कार्य में लगते हैं तो हमारे को धमकियां आती हैं, तो हम लोग धमकियों से डरने वाले नहीं, क्योंकि ईश्वर ने एक जान दी है, ईश्वर ही जब चाहेगा तब लेगा। बाकी गीदड़ भक्तियों से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। देखिए, एक बात है, ना हम, ना आप, ना स्वदेश न्यूज कोई भी धर्म विरोधी नहीं है, किसी धर्म का बहिष्कार नहीं हो रहा, लेकिन ये बात इस मंच तक आज क्यों पहुंची, क्यों एक पीड़िता को सामने आकर बोलना पड़ रहा है, क्यों लगातार जब लफ्ज जिहाद की खबरें आती हैं तो लड़कियां हिंदू होती हैं, लड़के मुस्लिम होते हैं जो झूठ बोलकर इस तरह का कृत्य करते हैं। यदि ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं तो क्या इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए? पुलिस प्रशासन यदि इस पीड़िता को गलत ठहरा रहा है तो क्यों, क्या पुलिस के पास कोई एविडेंस है कि इस पीड़िता की कोई गलती थी? और यदि इसकी गलती है तो फिर क्या सामने वाले की गलती नहीं, जिसने अपना नाम एक हिंदू नाम बताकर शादी करी, गलत तरीके से शादी करी, इसे टॉर्चर किया गया, परिवार से मिलने नहीं दिया गया और अभी भी खुलेआम वो और उसका परिवार घूम रहा है? तो देखिए, बड़ा सवाल यह है कि यदि दोषी एक है तो दोषी फिर दोनों को क्यों नहीं मानते, कार्रवाई क्यों नहीं होती? बहुत बड़ा सवाल। देखिए, आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या लगता है अभी, क्योंकि 1 साल से आप खुद पुलिस थाने के चक्कर लगा रही हैं, अधिकारियों के पास जा रही हैं, उनसे गिड़गिड़ाना तक हो गया, लेकिन आपको गलत ठहराया जा रहा है। जो जिम्मेदार हैं उस लड़के के साथ उसके परिवार की भी मुख्य भूमिका बराबर से है और लगता है उन सबको अंदर होना चाहिए। क्या आपका दिल कहता है कि ये पुलिस प्रशासन न्याय करेगा? जी मैडम, मैं चाहती हूँ कि ये लोग न्याय करें मैडम, और उसके परिवार वालों को सज़ा मिले, क्योंकि मैडम उसके साथ उसके परिवार वालों ने भी मुझे बहुत दुख पहुँचाए मैडम। वो 3 महीने तक मैडम मैं भूली नहीं हूँ, वो 3 महीने अभी तक उन लोग ने मुझे बंद करके रखा कमरे में, खाना नहीं देते थे, घर वालों से मिलने नहीं देते थे मैडम। हर दिन मुझे परेशान कर रहा है उन लोगों ने। एक दिन मुझे अभी तक याद आता है, धर्म परिवर्तन करने के लिए कहते थे मुझसे। कोई 5 सालों में इन लोग ने मुझे कभी अपने भगवान की पूजा नहीं करने दी, कभी मंदिर नहीं जाने दिया, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए कहते हैं मैडम। और अभी भी मैं अलग रह रही हूँ तो मैडम फ़ोन लगा के मुझे नए नंबरों से फ़ोन लगाते हैं और धमकियाँ देते हैं कि हम तेरे परिवार को मार देंगे अगर तू मेरे पास नहीं आई, तुझे मेरे पास रहना पड़ेगा, तू कहीं और नहीं जा सकती, तुझे मेरे पास रहना पड़ेगा, ऐसी धमकियाँ देते हैं। उसके घर वाले ही मुझे फ़ोन लगा के धमकी देते हैं कि तुझे उसके साथ रहना पड़ेगा, शफीक के साथ तुझे रहना पड़ेगा, अगर तू नहीं रही तो तेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे और तेरे ऊपर तेजाब डाल देंगे। अच्छा, क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपकी जब शिकायत आपने पुलिस थाने में करी, क्या पुलिस के किसी भी अधिकारी ने, कर्मचारी ने उस परिवार से, और वो जो आरोपी, मुझे तो कहना चाहिए आरोपी ही कहूंगी, क्या उनसे कोई पूछताछ की गई अभी तक? नहीं मैडम, अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई है मैडम, ना ही उसके प्रति, ना उसके घर वालों के, ना उसके प्रति कोई कार्रवाई हुई है मैडम। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी मैडम। 1 साल से मैं कंप्लेंट कर रही हूँ छोले थाने में, अभी तक कोई मतलब कंप्लेंट हुई है मैडम, आवेदन दिए, मगर उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। आपके 2 बच्चे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है या बच्चों से मतलब रखते हैं? नहीं मैडम, सिर्फ मैं खुद मतलब रखती हूँ, मैं उन लोग के पास ना जाने देती हूँ मेरे बच्चों को मैडम। मैं खुद खाना बनाने जाती हूँ, अपने बच्चों को देखभाल कर रही हूँ मैडम, लेकिन अभी भी आके वो मुझे परेशान कर रहा है मैडम। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, फिर भी ज़बरदस्ती रहने के लिए बोलता है मैडम, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। देखिए, एक मुझे लगता है एक तो फ्रॉड का केस, दूसरा सबसे बड़ा एक केस और होता है धमकी का। जब वो पीड़िता को आप रख नहीं सकते, आपने गलत किया उसके साथ, 7 साल आपने प्रताड़ित किया, उसके बाद जब वो अलग है परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो अब भी आप मान नहीं रहे, अब आप धमकी देते हैं कि ज़बरदस्ती मेरे साथ रहो, आप अपने धर्म को छोड़ो, धर्म परिवर्तन करो, और यदि नहीं करते हो तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। वो खुद यहाँ पर स्वदेश न्यूज़ के इस मंच पर कह रही हैं कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उसके बाद पुलिस कुछ नहीं कर रही, क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर तिवारी जी, क्या लगता है, जब इतना सब कुछ हो गया, न्याय की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और इस माध्यम से उन जिम्मेदारों तक, ये जो मुझे लगता है शायद सो रहे हैं नींद में, जिन्हें समझ नहीं आ रहा, क्या इंतजार कर रही है पुलिस प्रशासन कि कोई घटना इनके या इनके परिवार के साथ हो जाए, तब हम जागरूक होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि शायद देर आए दुरुस्त आए। बच्ची हमारे संगठन के पास आई है हरिओम ठाकुर जी के माध्यम से, और उचित निर्णय इसने लिया है।
तो संभवतः हम माननीय गृह मंत्री नरोत्तम जी को भी कल आवेदन देने वाले हैं। अभी हमारी एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा छोला थाने आप चले जाइए और वहां पर आवेदन दे दीजिए, कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई का हमें इंतजार है। लेकिन चंद्रशेखर तिवारी जी कार्रवाई ठीक है, इंतजार है, लेकिन आपने भी खुद ही कहा कि टीआई की रिकॉर्डिंग है वो खुद इन्हें गलत ठहरा रहा है। तो जब ऐसे लोग कार्रवाई की जांच को लेके आगे बढ़ेंगे तो न्याय मिलेगा कैसे? नहीं, हमारी एसपी साहब ने बोला आप सीएसपी साहब के पास जाइए, तो हम उच्च अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। माननीय हमारी एसपी साहब से बात हुई है, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने सीएसपी साहब को बोला है, टीआई स्तर की बात नहीं है। सीएसपी साहब अपने उसमें संज्ञान लेंगे और हमने उच्च अधिकारियों को भी व्हाट्सएप पर, जो एडिशनल एसपी वगैरह सभी को हमने उच्च अधिकारियों को व्हाट्सएप पर भी इनकी बाइट भी भेज दी है, पूरी रिकॉर्डिंग भेज दी है, पूरे शपथ पत्र इनने 100 रुपए के शपथ पत्र पे अपनी आप बीती कही है, मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। ऐसा कोई फर्जी मामला नहीं है। इनके बच्चों को मुसलमान बनाने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा था, आप पूछ लीजिए। ये तो भगवान भला करे कि भगवान ने इनको सद्बुद्धि दी और इनने दबंगताई से जो है वो कार्य किया। और ये संदेश है एक, जो हिंदू लड़कियां इस बरगलाने में चली जाती हैं, प्रेम बस चली जाती हैं, उनका भी परिणाम इसी प्रकार होता है। ये लड़की स्वयं ये संदेश देगी आपके माध्यम से। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए अब बड़ा सवाल यही है कि न्याय मिलना चाहिए। यदि ये अलग हैं, न्याय की मांग कर रही हैं, दोनों पक्षों को बुलाकर बात की जानी चाहिए। लेकिन जो यातनाएं दी गई, जो प्रताड़नाएं दी गई, जो धर्म परिवर्तन के लिए आप जिद करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, तो इन सारी चीज़ों में कार्रवाई होती है। तो फिर क्यों पूछताछ उस आरोपी से और उसके परिवार से क्यों नहीं हो रही? ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है यहाँ पर क्या लगता है, क्या संदेश देंगी और कितनी जल्दी न्याय की उम्मीद रखती हैं? जी मैडम, मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मुझे न्याय मिले, क्योंकि मैडम 7 साल से मेरे ऊपर ये बीत रहा है मैडम। मैं बहुत कुछ सह चुकी हूँ मैडम। अब मैं चाहती हूँ कि अब मुझे न्याय मिलना चाहिए मैडम। हर दिन मुझे जान से मारने की धमकी आती है मैडम। यदि मुझे और मेरे परिवार को कुछ भी होता है मैडम, या मेरे बच्चों को कुछ भी होता है, तो इसके जिम्मेदार वो शफीक और उसके पूरे परिवार वाले होंगे मैडम। और मैं जो भी लड़कियाँ हैं जो जिन पे बीत चुका है या बीत रहा है या हो सकता है उन लोग के साथ ही हादसा, तो मैडम उनसे मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें इन लड़कों से, फर्जी लड़कों से मैडम, जो झूठ बोल के लड़कियों को फंसाते हैं, कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम तेरे लिए ऐसा करेंगे, ये ऐसा करेंगे, झूठ बोल के जो लड़कियों को फंसाते हैं मैडम, उनसे मैं इतना कहना चाहूँगी कि वो इन लड़कों से सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मुस्लिम लड़के सिर्फ हिंदू लड़कियों को सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए रखते हैं और मस्जिदों से पैसा लेने के लिए रखते हैं सिर्फ, और कुछ मतलब नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कुछ नहीं है मैडम। सिर्फ एक छलावा है मैडम जो हिंदू लड़कियों के साथ ये लड़के लोग करते हैं मैडम। मैं उनसे इतना कहना चाहूँगी कि वो सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को खुद इतना मजबूत बनाएं कि इन लोग से खुद अकेले निपट सके मैडम। देखिए इनकी भी अपील है और स्वदेश न्यूज़ की भी एक मैसेज और अपील ये कह सकते हैं यहाँ पर कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, ना मैं, ना आप, ना स्वदेश न्यूज़ कोई धर्म विरोधी हम नहीं हैं। सबका अपना धर्म है, सबको अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यही है कि आखिरकार इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जो लव जिहाद की घटनाएं हैं, उसमें क्यों बार बार लड़की हिंदू और लड़का मुस्लिम ही होता है? ये प्रशासन को गंभीरता से लेना है और इस तरह के जो मुद्दे आ रहे हैं उन्हें भी बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बहुत जल्दी से, बहुत कम शब्दों में चंद्रशेखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लव जिहाद में ये भी कहना, जिस प्रकार आपने कहा कि हम समाज के विरोधी नहीं है, समाज के हम भी विरोधी नहीं है और कट्टर होना भी कोई बुरी बात नहीं है। मैं सनातन धर्मी हूं, मैं अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं होऊंगा तो दूसरे धर्म के प्रति क्यों कट्टर होऊंगा? आप अपने धर्म के प्रति कट्टर होइए ना, आप 5 वक्त की नमाज करिए, आप इबादत करिए, तरावी पढ़िए, आयातें पढ़िए, मैं आरती करूं, पूजा करूं, तिलक लगाऊं, सिखा रखूं, ये मेरी कट्टरता है। ये मेरी कट्टरता नहीं है कि हिंदू लड़की को मुसलमान अगर बना लूंगा तो मुझे जन्नत नसीब होगी, ये मेरी कट्टरता नहीं है। हमारे हिंदू समाज के लोग भी मुस्लिम लड़कियों से शादी करते हैं, लेकिन हम तो 7 जन्मों की बात करते हैं। करवा चौथ का व्रत हमारे यहाँ होता है, तीजा का व्रत हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ की पत्नियां चाहती कि 7 जन्म यही मुझे पति मिले, और आप लोग ये चाहते हो कि महिलाएं जो है वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हो। आपके सामने इस लड़की पीड़िता ने कहा है,
तो इस प्रकार से अगर ये लव जिहाद की घटनाएं बंद नहीं होंगी तो इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी। इसलिए मैं समाज से, जो भी मुस्लिम समाज के लोग भी इसको देख रहे हो, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप कोशिश करें कि आपके घर में आपके धर्म की बच्चियां आए, और हिंदू समाज के से मैं ये निवेदन करूंगा कि सभी माँ बाप इस बात का ध्यान रखें कि हमारी बच्ची का दोस्त कौन है और उसकी दोस्ती की घनिष्ठता कहां तक है। कल हमारे को भी पछतावा इस बेटी की तरह ना होना पड़े। बिल्कुल ठीक है। देखिए, बार बार बात आखिर वही आती है कि धर्म विरोधी नहीं है, लेकिन ये जो सारी चीजें हो रही हैं, जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं या इस तरह की घटनाएं करते हैं, इस तरह का कृत्य करते हैं, उन पर कार्रवाई भी बनती है। इस पूरे मामले को 7 साल हो चुका है, लगातार कार्रवाई की बात हो रही है, और अब ये पीड़िता भी, और क्योंकि चंद्रशेखर तिवारी जी भी साफ तौर पर यहाँ पर कह रहे हैं स्वदेश न्यूज के मंच पर कि अब बात अपर लेवल पर हो रही है, लेकिन माना तभी जाएगा जब इस पीड़िता को इंसाफ मिलेगा और इस पूरे मामले में वो जो आरोपी है, जिसका नाम यहाँ पर शफीक बताया जा रहा है, वो और उसका परिवार सलाखों के पीछे होगा। फिलहाल आप दोनों यहाँ जुड़े, उम्मीद करते हैं, सबसे पहले तो धन्यवाद करेंगे और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपको न्याय मिले। फिलहाल स्वदेश न्यूज में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।